गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों जेटेट 2012 में जो पूछे गए सवाल थे सीडीपी के 6 to 8 में साथियों, उन सभी सवालों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ 2016 का भी वीडियो आपको कुछ देर में मिल जाएगा। उसके बाद टॉपिक वाइज हम लोग सीडीपी का क्लास स्टार्ट कर देंगे जेटेट के लिए। आप सभी को पता है 1 to 5, 6 to 8 के लिए जो सीडीपी का सिलेबस रहता है बिल्कुल सेम रहता है साथियों। डिटेल सिलेबस पब्लिश नहीं किया गया है तो पुराना सिलेबस को बेस मानना होगा, और जो सीटेट का जो सिलेबस है सीडीपी का उसको प्रॉपर आपको फॉलो करना होगा। सीटेट का जो सीडीपी का सिलेबस है इसको अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हैं तो कोई भी स्टेट का टेट हो, झारखंड, बिहार, कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होने वाली है। फ़िलहाल शुरू करेंगे इस सेशन को। काफ़ी हेल्प मिलने वाला है आपको। आप यहाँ पर अपना आकलन कर सकते हैं। बीएड डीएलएड किए हैं, रेगुलर हैं, तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। आसानी से आप 25+ स्कोर कर सकते हैं। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल जाना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित। अब जीन पियाजे जो हैं फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, अपने संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरी दी है इन्होंने, वो उन्हीं के लिए ये काफ़ी फेमस है। और इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं, आप सभी को पता है। विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। चारों अवस्थाओं में किस तरह से विकास होता है कोई भी बालक का, उस पे इन्होंने अपनी बात रखी है। तो यहाँ पर पहला जो विकास का इनका अवस्था था वो सेंसरी मोटर स्टेज। पहला अवस्था इनका था दोस्तों इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो कि इसका 0 से 2 वर्ष के बीच में था, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा अवस्था इन्होंने दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये जो था आपका 2 से 7 वर्ष के बीच की अवधि था। और तीसरा जो अवस्था इन्होंने दिया था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें 7 से 11 वर्ष के बीच में किस तरह से बालकों में विकास होता है उसको इन्होंने बताया था। उसके बाद चौथा जो अवस्था था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपका 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक के बीच का समय अंतराल को रखा था। अब ये जो अलग अलग स्टेजेज इन्होंने बताएं, इन स्टेजेज में बालकों का जो बौद्धिक विकास है, मानसिक विकास है या फिर शारीरिक विकास है, किस तरह से होता है, क्या क्या लक्षण उनमें देखने को मिलते हैं, इन सारी चीज़ों पर इन्होंने डिस्कस किया था। तो बाकी यहाँ पर सवाल पे आएंगे तो पूर्व प्रत्यात्मक काल माना जाता है। ये जो पूर्व संक्रात्मक अवस्था है इसी का नाम है ये, दूसरा नाम। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार अभिप्रेरक है। अभिप्रेरणा पढ़ना है हमें मोटिवेशन। हर एग्ज़ाम में, टेट के एग्ज़ाम में 1-2 सवाल रहते ही हैं। मोटिवेशन क्यों आवश्यकता होती है साथियों, जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, और आवश्यकता क्यों होती है, उद्देश्य प्राप्ति के लिए। कोई लक्ष्य या कोई उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमें आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है, और आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए हमें प्रेरित होना पड़ता है, यानी कि हमें प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है, मोटिवेशन, कि नहीं हमको ये काम करना है, इस चीज़ को हासिल करना है, तो हमें मोटिवेट होने की आवश्यकता पड़ती है। मोटिवेट 2 तरह से हो सकते हैं। अगर हम अंतरात्मा से खुद को सेल्फ मोटिवेटेड करते हैं आंतरिक मन से, तो यह हमारा आंतरिक प्रेरणा होता है, इंटरनल मोटिवेशन। वहीं अगर दूसरे के द्वारा, दूसरे के कहे जाने पे या किसी को देख करके ब्राह्य कारक के द्वारा अगर हम प्रेरित होते हैं किसी कार्य को करने के लिए या किसी उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए, तो या किसी लोभ लालच में आकर के प्रेरित हो रहे हैं, तो ये ब्राह्य प्रेरणी। आंतरिक प्रेरणा से हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पे लौट के आएंगे, आपको समझ में आ गया होगा। जीवन में नाम प्रशंसा कमाना है तो देखिए आत्मसंतुष्टि के लिए ही किया जाता है, जाहिर सी बात है ये आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ेंगे। हम में से कुछ लोग, कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, कुछ मजबूत हैं तथा कुछ कमज़ोर हैं। कथन किस सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस का बात हो रहा है, विभिन्नता का बात हो रहा है। तो विभिन्नता का तो बात हो रहा है, छोटे बड़े लंबे चौड़े, तो किस विभिन्नता का बात हो रहा है। विभिन्नता के भी बहुत सारे आधार हैं। बौद्धिक
बुद्धि के आधार पर हो सकता है, शारीरिक विकास के आधार पर, लिंग के आधार पर हो सकता है ना। तो यहाँ पर बुद्धि व लिंग का तो बात किया ही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। बुद्धि प्रजाति का भी बात नहीं हुआ है यहाँ पर। व्यक्तिक विभिन्नता की बात हो रही है यहाँ पर। प्रगतिशील की तो बात नहीं हो रही है कि सभी व्यक्तियों में सभी इंसान, मनुष्य जो भी के हैं, सभी में यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको डिफरेंसेस जो देखने को मिलेंगे ही। इसको कहते हैं व्यक्तिक विभिन्नता। ऑप्शन 3 यहाँ पर आप सभी का होगा करेक्ट आंसर। संपुष्ट कार्यक्रम ज़रूरी होता है, ये ज़रूरी होता है जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लिए। आगे बढ़ेंगे। चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत है। यहाँ पर बहुत आपको ध्यान देना है, सीडीपी में ऐसे ही फंसते हैं सवाल। तो चिंतन शक्ति यानी चिंतन एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी या पावर जो है उसको विकसित करना है तो क्या ज़रूरी है? चिंतन करने के लिए सबसे पहले तो ज्ञान तो ज़रूरी है। बिना ज्ञान के साथ में अनुभव भी ज़रूरी है। अनुभव, ज्ञान, ये दोनों का समावेशन होगा तभी तो हमारा चिंतन का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। यानी कि तो पहला वाला तो सही है, हमें गलत कथन खोजना है। यथेष्ट अभिप्रेरणा। अब देखिए ज्ञान अनुभव है, हमें चिंतन शक्ति का विकास करना है तो उसके लिए हमें प्रेरित भी तो रहना चाहिए, मोटिवेट भी तो रहना चाहिए। ऑप्शन 2 भी यहाँ पर ज़रूरी है, सही है। यथेष्ट स्वतंत्रता, लचीलापन हमेशा होना चाहिए, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। तो ये तीनों ज़रूरी होते हैं चिंतन शक्ति के विकास के लिए। कम बुद्धि की यहाँ पर बात कर दी है फोर्थ ऑप्शन में। कम बुद्धि बिल्कुल ना होना चाहिए भाई, ज्ञान होना चाहिए। मतलब ऑप्शन 4 यहाँ पर इसके लिए गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है? वंशानुक्रम आप सभी को पता है दोस्तों, बालक के वंशानुक्रम और वातावरण जो है दोनों बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। वृद्धि विकास, अब वृद्धि विकास क्या है आप सभी को बेहतर जानते हैं, इनका डिटेल वीडियो सेपरेट प्लेलिस्ट में बना हुआ है। तो वृद्धि और विकास दोनों को प्रभावित करते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, शैक्षिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, नैतिक रूप से हो, संवेगात्मक रूप से हो, तो प्रभावित तो करते हैं, आप सभी को पता है। अब यहाँ पर वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम क्या है? जो ट्रेट्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं या गुण जो होते हैं। अब लक्षण और गुण में यहाँ पर सारे गुण आ सकते हैं। शारीरिक गुण भी आ सकता है, मानसिक गुण भी आ सकता है। शारीरिक गुण, मानसिक गुण, बौद्धिक गुण, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये जो गुण हैं अगर अपने पूर्वजों से, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से अगर स्थानांतरित होकर के आ रहे हैं बालकों पर नई पीढ़ी में, तो ये जो प्रक्रिया है वंशानुक्रम कहलाती है, या फिर आपका हेरिडिटी या आनुवांशिकता भी कह सकते हैं। तो गलत कथन बताना है। वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारण करता है, बिल्कुल सही बात है। शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, सही बात है। जुड़वा बालक के जन्म में योगदान देता है। अब जुड़वा बालक हो या फिर सिंगल बालक हो भाई, कारक कौन है? वंशानुक्रम ही है, ये तो होगा ही। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद, मस्तिष्क की संवेगात्मक भावनाएं समावेशित होती, ये बिल्कुल गलत है। अब रुचियाँ जो हैं वंशानुक्रम कोई ज़रूरी नहीं है, वंशानुक्रम के आधार पर ही आती है। आपके वातावरण पर भी ये डिपेंड करता है कि आप किस माहौल, किस वातावरण में रह रहे हैं, उस हिसाब से आपकी रुचियाँ बदलती रहती हैं, अभिवृत्ति भी बदलती रहती है, पसंद नापसंद, ये सारी चीज़ें चेंजेज होते रहती हैं। ये ग्राह कारक की वजह से भी हो सकते हैं, वातावरण के कारक से भी हो सकते हैं, ये पूरा वंशानुक्रम पर डिपेंड नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आप सभी का होगा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? रचनात्मक आकलन, अब रचनात्मक आकलन करना है आपको, ये ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? जो आपका अधिगम है, रचनात्मक आकलन क्यों है? बच्चों के जो अधिगम प्रक्रिया है इसको बेहतर बनाने के लिए, अधिगम को विकसित करने के लिए दत्त कार्य बिल्कुल सही नहीं होता है। मौखिक प्रश्न यहाँ पर ले सकते हैं, प्रश्न खेल विधि आप कर सकते हैं, अवधि में, समय अंतराल में आप ले सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं। दत्त कार्य यहाँ पर ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। तो आगे देखेंगे विज्ञान में मूल्यांकन। अब विज्ञान में मूल्यांकन, अभी मैथ्स, सोशल साइंस है आपका या फिर साइंस है, सभी के पेडागोजी से भी क्वेश्चन रहेंगे। पेडागोजी का आपको सेपरेट मिलेगा क्लास। तो मूल्यांकन क्यों ज़रूरी होता है? क्या है? पूर्णतया वैज्ञानिक तो होना चाहिए तथा बहुविकल्पीय परीक्षण होना चाहिए। सिर्फ बहुविकल्पीय परीक्षण नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है।
पूर्णतया वैज्ञानिक हो सकता है, लेकिन इसके कारण ये ऑप्शन गलत हो जा रहा है। विद्यार्थियों के क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए, अंत में होना चाहिए नहीं, सिर्फ अंत में हम मूल्यांकन करें ये गलत बात है। फिर हम उनका निदान या उपचार कैसे कर पाएंगे, लास्ट में करेंगे, तो हमें बीच में भी करना होगा। प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान जानने के लिए हमें पहले भी करना होगा, शिक्षण से पूर्व, शिक्षण के मध्य में भी, शिक्षण के अंत में भी। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मूल्यांकन के संदर्भ में सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे इनसाइड क्लासरूम हो या फिर आउटसाइड हो, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं सभी का एकीकृत भाग होना चाहिए विज्ञान में मूल्यांकन। ये बिल्कुल सही बात है। केवल विषय व प्रत्ययों को शामिल करें। केवल शब्द हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आप सभी का होगा करेक्ट आंसर। मार्क किए हुए हैं रेड पेन से, तो आपको यहाँ टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन देखना है। बुद्धि समावेश करती है, बुद्धि हमेशा समावेशित करेगी साथियों अभिसारी चिंतन को, आप सभी को पता होगा। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, चिंतन के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखेंगे दुर्बलीकरण बाधा है। दुर्बलीकरण बाधा है, दुर्बलीकरण बाधा है शारीरिक स्तर पर, कार्यात्मक स्तर पर, या फिर सामाजिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर। चलिए, ये बाधा है साथियों दुर्बलीकरण आपका कार्यात्मक स्तर पर होता है। कार्यात्मक स्तर पर होता है। चलिए आगे देखेंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम निम्न है। अभी शुरू में ही हमने डिस्कस करा था। शुरू में क्या था आपका सेंसरी मोटर स्टेज, उसी को संवेदनात्मक गामक काल भी कहा जाता है। सेंस ऑर्गन्स के द्वारा सीखना प्रारंभ करते हैं, इसीलिए इनको सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। संवेदनात्मक गामक काल भी कहा जाता है। फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त, फिर औपचारिक लास्ट में आता है। या आप ऑप्शन यहाँ पर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। मूल्यांकन हमें पढ़ना है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है, प्रकार क्या है। निदानात्मक तो बिल्कुल होता है, निर्माणात्मक भी मूल्यांकन, हम जो भी मूल्यांकन कर रहे हैं उसे निर्माण होना चाहिए, निर्माणात्मक। निदान भी करते हैं, जो भी कमियां हैं या फिर जो भी चीज़ें छूट रही हैं जिसके कारण बच्चा नहीं सीख पा रहा है या फिर समस्या आ रहा है, उसको जानना है, निदान करना, ये तो होता ही है। संकलनात्मक मूल्यांकन भी ज़रूरी है। ये तीनों टाइप्स हैं। परिमाणात्मक मूल्यांकन नहीं होता है आपका, यहाँ पर टाइप्स नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग और निश्चित रूप से इसका संबंध शैक्षिक उद्देश्यों से है। विद्यार्थियों की पढ़ने की आदतों, अध्यापकों के पढ़ने की विधियां पर यह बहुत गहरा असर डालता है और इस तरह न केवल शैक्षिक उपलब्धियों के मापन में सहायता होती है बल्कि उनमें बढ़ोतरी भी करता है। बिल्कुल करेक्ट बात है, यह कथन भारतीय शिक्षा आयोग का है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया है। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत प्रतिपादित किया है कर्ट लेविन ने। कर्ट लेविन, क्वेश्चन नंबर 14 है ना। इसमें क्या है, इन्होंने सीखने का जो प्रोसेस है, अधिगम का जो प्रक्रिया है, इसको निरपेक्ष नहीं माना है। निरपेक्ष नहीं माना है, इसको क्या माना है, सापेक्ष माना है। इसको आपको याद रखना है। सीखने की जो प्रक्रिया है कर्ट ने उसको क्या माना है, सापेक्ष। और इन्होंने जो है अधिगम में, सीखने में अनुभव को कम महत्व दिया है, इन्होंने व्यवहार को ज़्यादा महत्व दिया है। व्यवहार को ज़्यादा महत्व दिया है, अनुभव को कम। आगे देखेंगे पद संवेगात्मक क्रांति। संवेगात्मक क्रांति, देखिए संवेग जो है संवेगात्मक रूप से क्रांतिकारी कब होते हैं, किस अवस्था में, जब किशोरावस्था में बालक रहते हैं ना, तो इनमें एडजस्टमेंट की समस्या होती है। ये अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते हैं, संतुलित नहीं रख पाते हैं, क्योंकि शारीरिक विकास, बौद्धिक, मानसिक विकास के जितने भी पहलू हैं सभी इतने तेज़ी से हो रहे होते हैं कि ये बच्चा जो है इनमें स्थिरता नहीं होती है। जब विशेषता पढ़ेंगे किशोरावस्था का तब क्लियर हो जाएगा। तो अपने संवेग को भी कंट्रोल इस अवस्था में नहीं कर पाते हैं।
तुरंत से बोल देते हैं। अगर मम्मी पापा कुछ बोल रहे हैं या बड़े कुछ बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उनको रिप्लाई कर देते हैं फटाक से, तुरंत से जवाब दे देते हैं। या फिर अपने संवेगों को कंट्रोल नहीं कर पाते, सीधा बात करेंगे। यहाँ पर किशोरावस्था से संबंधित है। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, आप सभी को पता है। बुद्धि जब पढ़ेंगे तब वहाँ के बुद्धि के जो भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनको देखेंगे। निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। निचली कक्षा की बात हो रही है, ऊपरी कक्षा निचली कक्षा, ये भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब निचली कक्षा में व्याख्यान विधि देंगे, बिल्कुल गलत बात है। व्याख्यान विधि तो सबसे मतलब बोरिंग होता है, इसमें अरुचि हो जाता है, स्टूडेंट में इंटरेस्ट नहीं लेने लगते हैं। और व्याख्यान विधि जो है हायर लेवल पे दिया जा सकता है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में। बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं है, दत्त कार्य भी सही नहीं है। और चूँकि बच्चे निचली कक्षा में हैं तो उनका जो ज्ञान का स्तर है बहुत कम है, तो उनके साथ हम समूह चर्चा भी नहीं करेंगे। समूह चर्चा कैसे करेंगे, उनको कुछ पता नहीं है, बहुत छोटे हैं। कहानी में रुचि लेते हैं बच्चे, छोटे बच्चे, तो यहाँ पर कहानी कथन हम कर सकते हैं। युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का घोतक नहीं है। अब अधिगमकर्ता युवा हैं, अधिगमकर्ता लर्नर्स, उनको पढ़ने में कठिनाई का घोतक नहीं है। किसमें घोतक नहीं है, ध्यान से देखेंगे। तेरी नजर, अब युवा हैं तो अक्षर व शब्द अभिज्ञान में कठिनाई, पठन गति व प्रवाह में कठिनाई। देखिए, पठन गति व प्रवाह में कठिनाई ये घोतक नहीं है युवा अधिगमकर्ताओं के लिए। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। सुनहरी अवस्था, सुनहरी अवस्था किसको कहा जाता है साथियों? बाल्यावस्था को कहा जाता है सुनहरी अवस्था। ये तो स्टेटमेंट है। यह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, जो कि सहयोगात्मक स्थिति, अगर आमने सामने अंतःक्रिया कर रहे हैं तो सहयोग तो हो ही रहा है, ये तो सहयोगात्मक हुआ। और व्यक्तिगत जवाबदेही, किसी के प्रति अगर आप जवाबदेह हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये तो सहयोगात्मक स्थिति हुआ। कार्यों पर जोर दे रहे हैं तो भी आप सहयोगात्मक स्थिति में हैं, कार्य पर जोर दे रहे हैं। शिक्षक केंद्रित, यह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, तो शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित ना होना चाहिए, आप सभी को पता है। बाल केंद्रित होना चाहिए शिक्षा, और बाल केंद्रित अभी चाइल्ड सेंटर चल ही रहा है। अब यहाँ पर देखिए, शिक्षक केंद्रित में क्या हो जाता है, ये पुराने समय में शिक्षक केंद्रित शिक्षा दिया जाता था। शिक्षक अपने हिसाब से जैसे मन करे वैसे पढ़ाएगा, जो मेथड यूज़ करना है करेगा। उसमें बच्चों की जो रुचियाँ होती हैं, क्षमताएं, योग्यताएं होती हैं, उनको ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसीलिए अभी जब से बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी आया, तो कौन सा यहाँ पर विधि को फॉलो किया जाता है? छात्र केंद्रित, या लर्नर सेंटर्ड, या चाइल्ड सेंटर्ड। इसमें क्या किया जाता है? बालकों के रुचि को ध्यान में रख के शिक्षा दिया जाता है। इनकी जो क्षमता, इनकी जो योग्यताएं हैं, इनका जो एज है, इनकी जो आवश्यकताएं हैं, साथ ही साथ में जो शिक्षण की विधियां हैं, शिक्षण के जो सिद्धांत है, शिक्षण के सूत्र हैं, इन सभी को ध्यान में रख करके शिक्षा दिया जाता है। जिससे शिक्षण जो है क्या होता है? सहयोगात्मक होता है, जो कि छात्र केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है? क्रिएटिविटी जब भी करते हैं तो क्या होता है? नई नई चीज़ें सोचना, समस्या समाधान में तत्पर रहना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल थिंकिंग होगा, क्रिटिकल थिंकिंग होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है? क्या सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं? सदैव साथ साथ नहीं चलते हैं।
लचीलापन बिल्कुल होता है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल भी होता है, अहम का समावेशन भी होता है। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। सृजनात्मकता और बुद्धि सदैव साथ साथ नहीं चलते हैं। सृजनात्मकता जब आवश्यकता होती है तब हम सृजन करते हैं, आवश्यकता ही सृजन की हाँ, सृजन जो है आवश्यकता की जननी है। इस तरह से कुछ स्टेटमेंट आपने अगर सुना होगा तो। बुद्धि है लेकिन जब हमें आवश्यकता पड़ती है तभी सृजन होता है, तो ये साथ नहीं चलते। बाकी यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद। निर्मितवाद क्या है, ध्यान देंगे। निर्मितवाद क्या है? अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है, तभी तो निर्माण होगा, निर्मित होगा। चलिए, रटने पर बल कभी नहीं देना है, अनुकरण पर बल नहीं देना है, केंद्रित नहीं करना है, जोर नहीं देना है किसी भी चीज़ पर। अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्योंकि अधिगम कार्य जो टीचिंग प्रोसेस है, टीचिंग का जो काम है, उसमें विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना है। तो शिक्षक के लिए क्या, किस में कठिनाई होता है? तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। तत्परता का आकलन में क्यों समस्या होती है? सभी तत्व जो हैं एक साथ परिपक्व नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। ये हो सकता है तत्परता के अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते। अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए धकेलते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षक के लिए ज़्यादा यहाँ पर समस्या क्रिएट करेगा कि सभी जो हैं एक साथ परिपक्व नहीं होते। ऑप्शन पहला होगा यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे। इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? अब इरफान कोई बालक है, खिलौना तोड़ दिया, तो क्या आप उसको मारपीट करेंगे? क्यों तोड़ दिया भाई, नहीं तोड़ना चाहिए, या फिर क्या करेंगे? अब यहाँ पर ध्यान देंगे स्टेटमेंट में, इरफान खिलौने तोड़ रहा है। अब उसके जो पार्ट पुर्जे हैं उनको क्या कर रहा है, देखने का प्रयास कर रहा है अलग अलग करके। मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि इरफान जो बालक है ये जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। इसको जानने की इच्छा है कि खिलौने के जो अवयव हैं या फिर जो पार्ट पुर्जे हैं वो किस चीज़ से बने हैं, कैसे बने हैं, कैसे कार्य करने हैं, तो वो जानने का इच्छा यहाँ पर रख रहा है। तो ऐसे में हमें उसे उसका जो दिशा है यहाँ पर पॉजिटिव वे में उसको डायरेक्शन देना है। यहाँ पर इरफान को कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे, गलत बात है ये। सदैव कड़ी नज़र, ये भी ज़रूरी नहीं है। उसके जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे, बिल्कुल सही बात है, बढ़ावा देंगे, लेकिन उसका जो ऊर्जा है सही दिशा में प्रदान करेंगे। क्योंकि तोड़ रहा है तो उसमें नुकसान हो रहा है, तो गलत दिशा में, वो जानने की जिज्ञासु है, उसको बढ़ावा देंगे लेकिन पॉजिटिव वे में। सो ऑप्शन यहाँ पर 3 वाला आपका ज़्यादा बेहतर होगा। एक शिक्षण विधि में 2 या अधिक शिक्षक सहयोगपूर्ण विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। यह विधि है, कौन सी विधि है आपको बताना। सिंपल सवाल है। 2 या 2 से अधिक शिक्षक हैं, पूर्वक विषयों की योजना बनाते, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। अब यहाँ पर श्रव्य दृश्य का तो बात नहीं हुआ, दृश्य का तो बात ही नहीं हुआ अभी तक, वाक्तिक शिक्षण भी नहीं है। यहाँ पर 2 शिक्षक मिलके कर रहे हैं सभी के साथ, टोली शिक्षण हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से संबंधित है। व्यवहार का, तो व्यवहार जो है सीधे जुड़ा हुआ है साथियों हमारे संवेगात्मक पहलू किससे संबंधित है, संज्ञानात्मक पक्ष से। संज्ञान मतलब क्या होता है, संज्ञान मतलब ज्ञान होता है, तो ज्ञान से संवेग जुड़ा नहीं है, संवेग व्यवहार सीखने के भावात्मक पक्ष से, बिल्कुल ये भाव से जुड़ा हुआ है। भाव, हमारा जो संवेग है क्या है, भाव है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक अच्छा विद्यालय यह वह है। अच्छा विद्यालय वह, किसको अच्छा विद्यालय बोलेंगे, कड़ी प्रतियोगिता,
कड़ी प्रतियोगिता पर कभी नहीं बल देना है, जिस पे बालक जो हैं उसमें हीन भावना आने लगती है या फिर ज़्यादा रूड होने लगते हैं, बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। तो कभी भी कड़ा प्रशासन, कड़ा अनुशासन, कड़ा प्रतियोगिता पर बल नहीं देना है। जहाँ प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे बिना, वह बिना एक दूसरे के सहयोग के व्यक्तिगत रूप से सीखे। अब देखिए, एक दूसरे के सहयोग के बिना बोल रहा है, तब तो यहाँ पर सामाजिकरण होगा ही नहीं बालक का। सीखेगा तो ठीक है, सीख रहा है, लेकिन इसमें सामाजिकरण भी तो आवश्यक है, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर। जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए। देखिए, बेहतर विकल्प है, ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। देखिए, कक्षा में पढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, तरीका उपयुक्त नहीं है। किसके लिए, किसके लिए उपयुक्त नहीं है बताना है। सिंपल सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर। समूह वार्तालाप, अगर समूह में हम वार्तालाप कर रहे हैं साथियों, तो ये तो बाल केंद्रित हो रहा है ना, बालकों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, सभी बातचीत कर रहे हैं, तो ये बाल केंद्रित उपागम हुआ। लेकिन उपयुक्त तरीका नहीं है ये पूछा है। प्रोजेक्ट विधि के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए ये उपयुक्त है, प्रश्नोत्तर के लिए, प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं होगा। प्रदर्शन में क्या हो रहा है कि सिर्फ टीचर प्रदर्शित कर रहे हैं और सिर्फ जो छात्र हैं वो चुपचाप देख रहे हैं, तो ये तरीका उपयुक्त नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो कहते हैं। देखिए, एक क्षेत्र का अधिगम है, दूसरे को क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। यहाँ धनात्मक तो है, ऋणात्मक तो बात नहीं है, सहयोग हो रहा है सीखने में या अधिगम में, तो ये तो धनात्मक है। लेकिन धनात्मक के साथ में क्या हो रहा है, अधिगम का तो धनात्मक है, सही बात है। तो अधिगम का धनात्मक अंतरण हो रहा है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। बाकी ऋणात्मक तो होगा नहीं, शून्य होगा भी नहीं, परम भी नहीं होगा, पहला वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है। अब देखिए, अच्छे शिक्षक का गुण विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होना चाहिए, ये भी सही बात है। विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। प्रभावी नेतृत्व गुण भी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इनमें से सभी करके ऑप्शन देना चाहिए था, लेकिन उस तरह का ऑप्शन नहीं दिया है। तो यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा प्रभावशाली है उस विकल्प के साथ जाना होगा। देखिए, टीचिंग में सबसे पहले तो सिर्फ नेतृत्व है, अगर नॉलेज नहीं है तो फिर ये गलत हो जाएगा। हित का बात तो करना चाहिए, लेकिन सबसे पहला जो यहाँ पर काम होगा, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं या टीचर हैं, उसका अच्छा ज्ञाता आपको होना चाहिए, ये बेहद ज़रूरी है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें आएंगी। अच्छा, फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, छात्रों के हित को ध्यान में रखना, ये सारी चीज़ें भी आएंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर चलना पड़े तो ऑप्शन ए जो है इन तीनों में से बेहतर विकल्प माना जाएगा। ऑप्शन पहला यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए, सीडीपी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आप बीए डीएलएड किए हुए हैं, सारी चीज़ें पढ़े हुए हैं, बस आपको टॉपिक वाइज सेशन मिल जाएंगे। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 30 में अच्छा स्कोर करेंगे और 25 + 26, 27, 30 भी आप कर सकते हैं। और बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं पहले ही बने हुए हैं, लेकिन फिर से सीडीपी का स्पेशल दिया जाएगा आपको, हिंदी इंग्लिश का आपको पेडागोजी दे दिया जाएगा।
बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, जोहार।